नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी इतिहास विषय की BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु होगी। तो इतिहास विषय के दौरान आज हम अध्ययन करने वाले हैं तुगलक वंश के परवर्ती शासकों का, यानी जो फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों का। जो तुगलक वंश का जो शासन काल रहता है, जिसका समय काल की अगर बात की जाए, जो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक रहता है। और सल्तनत काल में सर्वाधिक जो दीर्घावधि है जो तुगलक वंश के शासन की रहती है। इस तुगलक वंश के शासन के दौरान कई तुगलक शासक होते हैं, जिनमें से मुख्यतः 3 शासकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक है। 1320 ईस्वी से लेकर 25 ईस्वी तक इनका शासन काल रहता है। फिर उनके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक का अध्ययन किया जाता है, जो 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक इनका शासन काल रहता है। यही महत्वपूर्ण शासक रहते हैं। और उसके पश्चात जो फिरोज शाह तुगलक रहते हैं 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक 3 शासक रहते हैं, जो तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक होते हैं। परवर्ती शासकों की बात की जाए, जो फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों का इनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता है तुगलक वंश में, और इनके समय तुगलक वंश का पतन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे तुगलक वंश का विघटन होते हुए तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। और उसके पश्चात खिजर खां के द्वारा जो सैयद वंश की नींव डाल दी जाती है। और आज हम जो तुगलक वंश को समाप्त करने वाले हैं, तुगलक वंश के अध्ययन को। और जो फिरोज शाह तुगलक के पश्चात जो परवर्ती शासक हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उनका हालांकि कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता है और इनके समय में धीरे धीरे सल्तनत की सीमाएं घटने लगती है। और ये सभी जो उत्तराधिकारी है ये अयोग्य शासक सिद्ध होते हैं और तुगलक वंश इन्हीं वजह से जो समाप्त होता है। हालांकि जो फिरोज शाह तुगलक की नीतियों का भी मुख्य कारण, कार्यों का भी मुख्य कारण रहता है तुगलक वंश के पतन में। और फिर जो शासक रहते हैं वो उत्तराधिकारी अयोग्य और निर्बल होते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हालांकि तुगलक वंश का शासन सर्वाधिक लंबा शासन रहता है। जो हमने दिल्ली वंश के शासकों की बात करें, जो दिल्ली वंश में किन किन वंशों के द्वारा शासन किया गया, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी 5 शासकों के द्वारा दिल्ली सल्तनत में शासन किया जाता है। दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो 1296 ईस्वी से लेकर और जो 1526 ईस्वी तक बाबर के भारत में आने तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल रहता है। इसमें इन 5 वंशों के द्वारा शासन किया जाता है और इनमें कई जो प्रसिद्ध और जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं उनके द्वारा कई जो कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है, कई नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है और कई तरह के जो कानून बनाए जाते हैं। तो मुख्यतः हमने जो गुलाम वंश को पढ़ लिया है, खिलजी वंश को पढ़ लिया है, और आज हम जो तुगलक वंश है उसको समाप्त करें, उसके अध्ययन को समाप्त कर देंगे। तो तुगलक वंश के परवर्ती शासकों के बारे में बात करते हैं विद्यार्थियों आज। तो जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु आपको पता ही होगी 1388 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होने के पश्चात इनके अंतिम समय में जो हमने पढ़ा था कल भी, तो इनके जो पुत्र होते हैं, उन जो 2 पुत्रों की भी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, जिनको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो इस वजह से सुल्तान को काफ़ी निराशा और हताशा होती है और सुल्तान के अंतिम दिन बड़ी ही रुग्ण अवस्था में जो कष्टप्रद गुजरते हैं। इसमें फतेह खां है जो इनका पुत्र है, जफर खां, इनकी जो सुल्तान के रहते ही मृत्यु हो जाती है। तो अंतिम समय में जब बात हमने की थी, जो फिरोज शाह तुगलक का अंतिम समय होता है, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक है, इसे अपना उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा घोषित कर दिया जाता है। तीसरे पुत्र मोहम्मद शाह भी अयोग्य और निर्बल रहता है, हालांकि जिसे दिल्ली से निकाल दिया जाता है अमीरों के द्वारा। तो अपने पुत्र को इसने क्या किया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये भी एक निर्बल और अयोग्य शासक निकलता है, अनुभवहीन शासक होता है और आराम पसंद होता है, जो सुरा सुंदरी व भोग विलास में डूब जाता है और शासन कार्य के प्रति जो ध्यान नहीं देता है, जिस वजह से क्या होता है, अमीरों के द्वारा इसे अपदस्थ कर दिया जाता है और इसे दिल्ली के सिंहासन से उतार दिया जाता है। इसके पश्चात बिठा दिया जाता है अबू बकर को। ये अबू बकर कौन था? अबू बकर भी जो बात करें तो फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था, और जो जफर खां जो दूसरा पुत्र था, जिसकी मृत्यु हो जाती है सुल्तान के रहते ही, सुल्तान से पहले ही मृत्यु हो गई, उसके पुत्र को अमीरों के द्वारा जो यहाँ सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। अब इसे सिंहासन पर बैठाने के पश्चात जो तीसरा पुत्र था, जो फिरोज शाह तुगलक का जो युवराज था, शहजादा मोहम्मद था, उसके द्वारा जो सिंहासन के लिए दावा कर दिया जाता है अबू बकर के समय।
तो अबू बकर को विशेष परिस्थितियों के दौरान जो अपना सिंहासन छोड़ना पड़ता है यहाँ पे, और शहजादे मोहम्मद के द्वारा फिरोज शाह का जो पुत्र है उसके द्वारा, तृतीय पुत्र के द्वारा दावा कर दिया जाता है, और कुछ अमीरों के द्वारा भी उसका सहयोग किया जाता है और उसका सिंहासनारोहण कर दिया जाता है। उससे पहले, अबू बकर से पहले अगर बात की जाए तो मोहम्मद बिन फिरोज जो यहाँ शासक बनता है, ये अबू बकर और कुछ समय के लिए कार्यवाहक शासक की भूमिका में ही रहता है ये, लेकिन ये नामात्र का शासक। उसके पश्चात अबू बकर के पश्चात अगर बात की जाए, मुख्य शहजादा मोहम्मद शासक बन जाता है जो फिरोज शाह तुगलक का पुत्र होता है, और ये नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करते हुए सिंहासन पर तख्त पे बैठता है और 1390 ईस्वी से लेकर 94 ईस्वी तक शासन करता है। हालांकि शुरुआती समय की बात करें तो ये शासन में काफ़ी सजग था और शासन में काफ़ी सक्रिय रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये भी आराम पसंद हो जाता है, भोग विलास में डूब जाता है, और कहते हैं कि इसकी जो अत्यधिक मद्यपान यानी ज़्यादा ही मात्रा में शराब पीने के कारण मृत्यु हो जाती है। ये भी अयोग्य और निर्बल शासक यहाँ सिद्ध होता है, शहजादा मोहम्मद जो फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था। अब जब शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है तो इसके पुत्र मोहम्मद प्रथम, जिसे हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है, वह सिंहासन पर बैठता है। ये फिरोज शाह तुगलक का पौत्र होता है, यानी शहजादे जो मोहम्मद है, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का ये पुत्र होता है जो सिंहासन पर बैठता है। लेकिन कुछ समय पश्चात ही मोहम्मद शाह की भी कुछ महीनों में ही मृत्यु हो जाती है किसी बीमारीवश। तो ये भी जो शासक जल्दी ही मर जाता है, और उसके पश्चात नसरत शाह को शासक बनाया जाता है, दिल्ली तख्त पर बैठाया जाता है। ये भी मोहम्मद शाह का पुत्र होता है और इसके द्वारा 3 सालों तक शासन किया जाता है। इसमें भी कोई किसी विशेष तरह की योग्यता और काबिलियत देखने को नहीं मिलती है, ये भी निर्बल शासक की तरह होता है। हालांकि इस समय अमीरों और उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप बढ़ जाता है, उनके द्वारा इस शासन संचालन किया जाता है। वजीर यहाँ काफ़ी जो मजबूत स्थिति में देखते हैं, वजीर जो मुख्य प्रधानमंत्री होता है उसी के द्वारा इस शासन संचालन किया जाता है। ये भी अयोग्य निर्बल शासक की तरह रहता है। 3 वर्षों के शासन के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात मोहम्मद शाह का एक दूसरा पुत्र है, सबसे छोटा पुत्र है नासिरुद्दीन महमूद शाह। ये नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये महमूद शाह, ये क्या है, ये जो उसका पुत्र होता है, छोटा पुत्र होता है, और ये जो तुगलक वंश का अंतिम शासक रहता है। हालांकि तुगलक वंश के दौरान एक जो सरदार के द्वारा, जो दौलत खान लोधी के द्वारा भी 2 साल तक शासन किया जाता है। अब इसके समय वजीर की शक्ति बढ़ जाती है। मोहम्मद शाह का छोटा पुत्र और मल्लू इकबाल नाम का व्यक्ति वजीर होता है, जिसके द्वारा नासिरुद्दीन महमूद शाह को एक समय दिल्ली से निष्कासित भी कर दिया जाता है। और इसी समय नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय ही जो भारत पे सबसे प्रसिद्ध आक्रमण, सबसे भयंकर और विनाशकारी आक्रमण जो तैमूर का आक्रमण होता है, या जिसे तैमूर भी कहते हैं, आपको पता होगा वर्तमान समय में जो करीना कपूर है और जो सैफ अली खान है, उन्होंने अपने पुत्र का नाम लिखा है तैमूर। ये तैमूर का आक्रमण होता है 1398-99 ईस्वी में। ये जो समरकंद का निवासी होता है, यानी अफगानिस्तान का शासक होता है, इसके समय भारत को लूटने के लिए दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है और 15 दिनों तक इतनी लूटपाट मचाई जाती है और इतने कत्लेआम किए जाते हैं, इतने लोगों की हत्या की जाती है कि लाशों की वजह से दिल्ली में महामारी फैल जाती है और 2 महीने तक किसी परिंदे ने भी दिल्ली में पर नहीं मारा। कहते हैं कि जितने भी दुख हुए, जितने भी भारत पर आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण, उनमें सर्वाधिक दुख जो किसी आक्रमण ने पहुंचाया वह तैमूर के आक्रमण ने पहुंचाया है। और हमारे जो करीना कपूर है और जो फिल्म इंडस्ट्री के सैफ अली खान, उनके द्वारा अपने पुत्र का नाम तैमूर रखा गया है। तो ये इसी समय मोहम्मद शाह के जो महमूद शाह है, नासिरुद्दीन महमूद शाह, इनके समय बात की जाए तो दिल्ली की सीमाएं घटने लगती, दिल्ली सल्तनत छोटे होने लग जाती है। और इसी समय एक कहावत प्रचलित होती है कि शहनशाह की सल्तनत कहाँ तक है। शहनशाह की सल्तनत बोले दिल्ली से पालनपुर, दिल्ली से पालम तक, यानी जो दिल्ली से पालनपुर पास ही का एरिया है, बोले वहाँ तक सिमट कर यहाँ दिल्ली में के शासक की जो सल्तनत रह जाती है। और इस समय मल्लू इकबाल के द्वारा यहाँ तैमूर का आक्रमण होता है तो इसका प्रतिरोध किया जाता है, हालांकि इसे सफलता नहीं मिल पाती है। जब मल्लू इकबाल की मृत्यु हो जाती है तो उसी समय दौलत खान लोधी के द्वारा भी क्या किया जाता है,
दिल्ली पे अपना अधिकार कर लिया जाता है। दिल्ली पे अधिकार करके जो नासिरुद्दीन महमूद शाह, इन्हें दिल्ली से निष्कासित कर दिया जाता है और निष्कासन के दौरान 1412 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1412 ईस्वी से लेकर 14 ईस्वी तक दौलत खां लोधी नाम के व्यक्ति के द्वारा, जो गैर तुगलक वंश का शासक था, अफगान सरदार था, दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया और इसके द्वारा 2 वर्षों तक शासन किया जाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात ही 1414 ईस्वी में जो खिज्र खान नाम के व्यक्ति के द्वारा दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता है और एक नए राजवंश की नींव डाल दी जाती है, जिसे हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं। और आगे की क्लास में तुगलक वंश के पश्चात सैयद वंश पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों के बारे में जाना और जो परवर्ती तुगलक वंश के शासक हैं उनके बारे में जाना। वह जो शासक निर्बल और अयोग्य होते हैं, उनके द्वारा उनके समय में तुगलक वंश का जो विघटन और पतन शुरू हो जाता है। और जिन शासकों के द्वारा जो शासन किया जाता है उनको आप जो अपने नोट्स बुक में जो क्रम वाइज लिख सकते हैं। फिरोज शाह के पश्चात कौन कौन से शासकों के द्वारा शासन किया जाता है, तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक है, फतेह खां के पुत्र है और जो फिरोज शाह तुगलक के पुत्र होते हैं। और ये इनके जिंदा रहते हुए, जीवित रहते हुए इनके द्वारा अपने उत्तराधिकारी इसे घोषित कर दिया जाता है। 1388 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1 वर्ष के लिए शासन किया जाता है। फिर इन्हें निष्कासित करके अबू बकर को शासक बनाया जाता है। अबू बकर द्वारा 19 फरवरी 1389 ईस्वी में ये सिंहासन पर बैठता है। ये भी कुछ समय के लिए सिंहासन पर टिक पाता है, कुछ महीनों के लिए। उसके पश्चात से बात करें तो मोहम्मद बिन फिरोज भी कार्यवाहक के रूप में ही मान लीजिए आप कुछ समय के लिए शासन करते हैं। उसके पश्चात शहजादा मोहम्मद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह और इसका पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह होता है। इस नाम में फ़र्क को आप समझने का प्रयास करेंगे। शहजादा मोहम्मद द्वारा 1390 ईस्वी से 1394 ईस्वी तक शासन किया जाता है। उसके पश्चात मोहम्मद प्रथम, जिसे हुमायूं भी कहा जाता है, 1395 ईस्वी में 1 वर्ष के लिए शासन किया जाता है और कुछ मास में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात नसरत शाह द्वारा 3 वर्ष के लिए शासन किया जाता है। ये परवर्ती जो तुगलक शासकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये मोहम्मद शाह का पुत्र ही होता है। उसके पश्चात नासिरुद्दीन महमूद शाह, ये भी मोहम्मद शाह का छोटा पुत्र होता है, फिरोज शाह तुगलक का पुत्र होता है। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक रहता है। इसके समय दिल्ली सल्तनत की सीमाएं घट जाती है और ये कहावत प्रचलित हो जाती है, शहंशाह की सल्तनत कहाँ तक है कि दिल्ली से पालनपुर तक है इनकी सल्तनत। ये कहावत इनके समय प्रचलित होती है। और तैमूर का जो प्रसिद्ध आक्रमण है भारत पे 1398-99 ईस्वी को, ये किसके समय होता है, तो नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय होता है। और इनके वजीर जो मलक इकबाल द्वारा, जो काफ़ी योग्य वजीर थे, इनके द्वारा शासन संचालन किया जाता है और इन्हें दिल्ली से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके पश्चात अफगान सरदार, जब मलक इकबाल की मृत्यु हो जाती है तो अफगान सरदार दौलत खां लोधी के द्वारा दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता है। 2 वर्ष के लिए इनके द्वारा शासन किया जाता है, जो गैर तुगलक वंशीय शासक थे। और इसके पश्चात जो खिज्र खां के द्वारा बात की जाए तो खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन तख्त पर अधिकार कर लिया जाता है। तो और एक नए राजवंश, जिसे हम सैयद वंश कहते हैं, उसकी नींव डाल दी जाती है। इस तरीके से तुगलक वंश के शासकों का अध्ययन आज हमने समाप्त कर लिया है और आगे की क्लास में हम सैयद वंश और प्रांतीय शासकों का, जो प्रांतीय राज्यों का उदय होता है, उनके बारे में अगला चैप्टर हमारा रहेगा। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित अन्य कोई भी जिज्ञासा, उत्सुकता हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, आप अपने सुझाव भी भेज सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।